का एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये प्रवेशण के संगठन के सिद्धांत, यह सेशन संगठन के सिद्धांत से है। संगठन के सिद्धांत से 2 सेशन आपके पास जाएगा, जिसका पहला सेशन आपके पास जा रहा है। तो ये संगठन के सिद्धांत के इस सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, फिर ऑप्शन पर जाएंगे, फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये सेशन अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि सब लोग इकट्ठा हो जाएं और देखना चालू कर दें। तो पहला प्रश्न है, राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने वाला निकाय ये व्यवस्थापिका है या मुख्य कार्यपालिका है या न्यायपालिका है या नौकरशाही है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? व्यवस्थापिका, मुख्य कार्यपालिका, न्यायपालिका या ऑप्शन द नौकरशाही? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने वाला निकाय मुख्य कार्यपालिका है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है उसे क्या कहते हैं? राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री या मुख्य कार्यपालिका या प्रधानमंत्री? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य कार्यपालिका, प्रधानमंत्री? तो उत्तर देते रहें। प्रश्न नंबर 2, राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है उसे कहते हैं मुख्य कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रतीक होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन एल.डी. व्हाइट का है या W.F. बिलोबी का है या मार्शल ही डिमाग का है या J.D. मूने का है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है, यह कथन किसका है? एल.डी. व्हाइट,
WF ब्लोबी, मार्शल ए डिमार्क या JD मोनिका। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये कथन मार्शल ई डिमार्क का है भाई, मार्शल ई डिमार्क का। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप पाया जाता है। मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ब्रिटेन में पाया जाता है, या जापान में पाया जाता है, या भारत में पाया जाता है, या उपर्युक्त सभी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये ब्रिटेन में भी पाया जाता है, जापान में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। मुख्य कार्यपालिका में एक औपचारिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? औपचारिक और वास्तविक रूप ब्रिटेन में पाया जाता है, हाँ। जापान में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। यानी कि का ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी में। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 पे आए। किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, या ब्राजील, या भारत, या मैक्सिको। तो बताइए संसदीय कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका पाई जाती है। अध्यक्षीय कार्यपालिका पाई जाती है। ब्राजील में अध्यक्षीय कार्यपालिका पाई जाती है। मैक्सिको में अध्यक्षीय कार्यपालिका पाई जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है संसदीय कार्यपालिका, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सा, भारत में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान होता है। संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान होता है। ये राजा होता है, या राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या कैबिनेट सचिव होता है। संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान होता है। तो कौन होता है भाई? आप ये बताने का प्रयास करें कि संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो चलिए हम बताते हैं। ये होता है वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? सम्राट अथवा ताज का शासन है, या नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका में भेद है, या सख्त पृथक्करण है, या अवरोध एवं संतुलन है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सम्राट अथवा ताज का शासन ये होता है राजतंत्र में
शक्ति पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन अध्यक्षात्मक शासन में। तो आपका प्रश्न क्या है, संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका में भेद है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी होता है, कौन होता है भाई? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या उपराष्ट्रपति होता है, या आयोग का अध्यक्ष होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मुख्य अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या आयोग का अध्यक्ष? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी होता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, या भारत में पाया जाता है, या ब्राजील में पाया जाता है? किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 9, किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में। भारत में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है? किस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ऐसा, या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में ऐसा है, या ब्राजील की शासन व्यवस्था में ऐसा है, या मैक्सिको की शासन व्यवस्था में ऐसा है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है? तो उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका है, यहाँ पे वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है, और यहीं पर कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण, ये शासन में स्थिरता है, या सामूहिक उत्तरदायित्व है, या प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, या कार्यकाल की अनिश्चितता है? तो बताने का प्रयास करें। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय कार्यपालिका में पाई जाती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय कार्यपालिका में पाई जाती है। कार्यकाल की अनिश्चितता संसदीय कार्यपालिका में पाई जाती है। ये तीनों संसदीय कार्यपालिका में पाई जाती है भाई। संसदीय कार्यपालिका में तीनों पाई जाती है। संसदीय कार्यपालिका
संसदीय कार्यपालिका में पाई जाती है। आपसे पूछा जा रहा अध्यक्षीय कार्यपालिका, तो अध्यक्षीय कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? शासन में स्थिरता। यहाँ शासन में स्थिरता बनी रहती है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, संस्थात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? संस्थात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? तो ये निर्वाचित राष्ट्रपति है, या उत्तरदायित्व है, या स्थायित्व है, या मंत्रियों की विशेषज्ञता है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करें। संसदीय कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का गुण है। अस्थायी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का गुण है। मंत्रियों की विशेषज्ञता अध्यक्षीय कार्यपालिका का प्रमुख गुण है। आपसे पूछा जा रहा संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? तो ये है भाई उत्तरदायित्व है। संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? तो वो है उत्तरदायित्व। आपका प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो अध्यक्षात्मक शासन सख्त पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री पूर्णतया राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, सही है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, गलत है। निश्चित होता है भाई, निश्चित होता है, निश्चित होता है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से स्वतंत्र रूप में किया जाता है, सही है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा था कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यही ऑप्शन सही नहीं है। निश्चित होता है भाई, निश्चित होता है, और यही ऑप्शन गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा सही नहीं है, तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, ये स्विट्जरलैंड है, या अमेरिका है, या भारत है, या जापान है। बहुल कार्यपालिका का कौन सा देश उदाहरण है भाई? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है कौन सा है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत, या जापान। तो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड है भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति, या भारतीय राष्ट्रपति, या ब्रिटिश सम्राट, या ऊपर में से कोई नहीं। तो औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। औपचारिक या नाम मात्र की और वास्तविक
ये कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाया जाता है। अध्यक्षात्मक संस्थात्मक व्यवस्था नहीं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जा रही। और यहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति को ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे औपचारिक कार्यपालिका नहीं रहती। यहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का आप तो समझ गए होंगे, ऑप्शन क्या सही होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। तो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या अमेरिकी राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री या जापान में मंत्रिपरिषद। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण क्या नहीं है? तो भाई भारत में सामूहिक उत्तरदायी पाया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी सामुदायिक कार्यपालिका का उदाहरण है। जापान में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का उदाहरण है। और उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है तो अमेरिका नहीं है, और यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है तो वो नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, या मंत्री नहीं है, या मंत्रिमंडल सचिव नहीं है, या राज्य मंत्री नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव या राज्य मंत्री। उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन को दोस्तों के बीच शेयर करें। जो हमारे प्रतिभागी भाई हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी बोर्ड से हो और किसी भी स्टेट से हो, पोल्टी से आपके सामने हम ऐसे ऐसे प्रश्न लाकर रखेंगे कि आपका परीक्षा हाल में पेपर अच्छा होगा। कोई प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा। ये सारे प्रश्न मैं आपको ऐसा रख रहा हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रहें। व्याख्या इसमें नहीं कर रहा हूँ, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि कैसे प्रश्न आते हैं, और कठिन प्रश्नों को पहले लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर हमारे प्रतियोगी भाई मात खा जाते हैं, गलती करके चले आते हैं और बाद में निराश होते हैं। तो हम उन प्रश्नों को लेकर पहले चल रहा हूँ। जब हम रिवीजन क्लास चलाएंगे तब उसमें हम विधिवत व्याख्या करके समझाएंगे। तो अभी प्रश्न उत्तर पे हम चल रहे हैं। तो इस कारण हम आपसे बोलते हैं कि सेशन को शेयर करें दबा के, और अपने दोस्तों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और बोलें कि इस सेशन को नोटिफिकेशन मिलने के बाद पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपसे कोई प्रश्न छूटने न पाए। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। तो भाई राजनीतिक कार्यपालिका के उदाहरण में प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, पर ये मंत्रिमंडल सचिव, ये प्रशासनिक कार्यपालिका का उदाहरण मान सकते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं। तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण मंत्रिमंडल सचिव नहीं होता है।
प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है? मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है? पदाधिकारियों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति है, या बजट का क्रियान्वयन है, या जनमत निर्माण है, या नियोजन है? तो मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य पूछा जा रहा है, तो ये संगठनात्मक कार्य है, ये आर्थिक कार्य है, ये नियोजित कार्य है। आपसे पूछा जा रहा है राजनीतिक कार्य, तो ना राजनीतिक कार्य क्या है? अब आप समझ गए होंगे मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है। जनमत निर्माण, राजनीति करना, जनमत निर्माण। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19, मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य क्या है? मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य क्या है भाई? तो जनसंपर्क राजनीतिक कार्य है, लोकमत निर्माण राजनीतिक कार्य है, विधायिका का मार्गदर्शन राजनीतिक कार्य है। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य क्या है? तो प्रशासनिक कार्य है समन्वय। प्रशासनिक कार्य क्या है? समन्वय। तो प्रश्न नंबर 19, मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य क्या है? वो है समन्वय। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता देने वाला निकाय कौन सा है? अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता देने वाला निकाय कौन सा है? ये ब्यूरो ऑफ द बजट है, या कैबिनेट सेक्रेटरीट है, या प्लानिंग कमीशन है, या कैबिनेट कमेटी है? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता देने वाला निकाय कौन सा है? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता देने वाला निकाय है ब्यूरो ऑफ द बजट। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21, लोक प्रशासन के किस लेखक ने सरकारी क्रियाकलापों को दो भागों प्राथमिक तथा संस्थागत में बांटा है? लोक प्रशासन के किस लेखक ने सरकारी क्रियाकलापों को दो भागों प्राथमिक तथा संस्थागत में बांटा है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये बिलोबी ने बांटा है, या लूथर गुलिक ने, या फ्रेडरिक्स ने, या फ्रेडरिक टेलर ने? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो लोक प्रशासन के किस लेखक ने सरकारी क्रियाकलापों को दो भागों प्राथमिक तथा संस्थागत में बांटा है? तो ये बांटने वाले महोदय थे बिलोबी। बिलोबी ने सरकारी क्रियाकलापों को दो भागों प्राथमिक तथा संस्थागत में बांटा है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्य करता है, प्राथमिक कार्य करता है, संस्थागत कार्य करता है, समस्त कार्य करता है? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्य करता है, प्राथमिक कार्य करता है,
संस्थागत कार्य करता है या समस्त कार्य करता है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो सूत्र अवकरण वह अवकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य करता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन वह आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 23, स्टॉप एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया है। स्टॉप एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया है। ये पुलिस प्रशासन से या व्यावसायिक प्रशासन से या लोक प्रशासन से या सैनिक प्रशासन से। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 23, ये कहाँ से ग्रहण किया गया है। स्टॉप एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ये ग्रहण किया गया है सैनिक प्रशासन से। सैनिक प्रशासन। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 24, वह खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। स्टाफ सेवा के बारे में ये कहावत कहाँ प्रचलित है। वे खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। तो ये स्टाफ सेवा के बारे में ये कहावत कहाँ प्रचलित है। फ्रांस में या अमेरिका में या इंग्लैंड में या भारत में। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। ये कहाँ पे प्रचलित है। वे खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। स्टाफ सेवा के बारे में ये कहावत प्रचलित है इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा वक्तव्य सही है। कौन सा वक्तव्य सही है ये आपको बताना है। तो स्टाफ क्रियात्मक है, सूत्र संस्थात्मक है, गलत है। स्टाफ कार्यों को करता है, सूत्र परामर्श देता है, गलत है। स्टाफ प्राथमिक कार्य करता है, सूत्र गृह प्रबंध का कार्य करता है, गलत है। स्टाफ के कार्य साधन हैं और सूत्र के कार्य साध्य हैं। यहाँ पूछा जा रहा सही, और ये ऑप्शन सही है, ये वाक्य सही है। स्टाफ के कार्य साधन है और सूत्र के कार्य साधन है साध्य हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। यही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 25 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ये आपको बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। प्रश्न नंबर 26 में स्टाफ सदा पृष्ठभूमि में रहता है। स्टाफ आदेश देता है। स्टाफ के कार्य साधन हैं। स्टाफ संस्थागत है। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करें। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो स्टाफ कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ये आपको पता लगाना है। तो प्रश्न नंबर 26 स्टाफ सदा पृष्ठभूमि में रहता है, ये भाई सही है। स्टाफ आदेश देता है, नहीं भाई निर्देश देता है। स्टाफ के कार्य साधन है, ये सही है। स्टाफ संस्थागत है, ये सही है। यहाँ पूछा जा रहा सही नहीं है।
तो स्टाफ आदेश देता है, गलत है, निर्देश देता है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन बा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। योजना आयोग किसका उदाहरण है? योजना आयोग किसका उदाहरण है? ये लाइन का उदाहरण है, या स्टाफ का, या निगम का, या ब्यूरो का? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर दे भाई। योजना आयोग किसका उदाहरण है? प्रश्न नंबर 27, चलिए हम आपको बताते हैं। योजना आयोग स्टाफ का उदाहरण है भाई, स्टाफ का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। परामर्शदात्री अभिकरण है। परामर्शदात्री अभिकरण है तो स्टाफ है, या सूत्र है, या निगम है, या विभाग है? परामर्श देने वाला अभिकरण कौन सा है, ये आपको बताना है। परामर्शदात्री अभिकरण है स्टाफ, सूत्र, निगम, या विभाग? तो परामर्शदात्री अभिकरण है स्टाफ। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसका शाब्दिक अर्थ है छड़ी? किसका शाब्दिक अर्थ छड़ी है भाई? ये सूत्र का अर्थ है छड़ी, या स्टाफ का अर्थ है छड़ी, या विभाग का अर्थ है छड़ी, या कंपनी का अर्थ है छड़ी? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर देने का प्रयास करें। किसका शाब्दिक अर्थ है छड़ी? प्रश्न नंबर 29, किसका शाब्दिक अर्थ है छड़ी है? स्टाफ का शाब्दिक अर्थ छड़ी है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा सूत्र के अंतर को खोजने में किसको बड़ी असुविधा हुई है? भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा सूत्र के अंतर को खोजने में किसको बड़ी असुविधा हुई है? तो ये आपको बताना है, उस विद्वान का नाम बताना है जिसको भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा सूत्र के अंतर को खोजने में बड़ी असुविधा हुई है। तो हर्बर्ट साइमन को असुविधा हुई है, या मैक्स वेबर को असुविधा हुई है, या एडी गोरवाला को असुविधा हुई है, या पॉल एच एप्लबी को असुविधा हुई है? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए फिर से, भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा सूत्र के अंतर को खोजने में सबसे बड़ी असुविधा पॉल एच एप्लबी को हुई है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, यह धारणा भ्रम तथा अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता है। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 31, यह धारणा भ्रम तथा अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता। ये कथन हर्बर्ट साइमन का है, या बिलोबी का है, या एल.डी. व्हाइट का है, या मार्क्स का है? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ऐसी धारणा किस विद्वान की थी? तो ये धारणा भ्रम तथा अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता। ये कथन किसका है?
तो चलिए हम बताते हैं ये कथन हर्बर्ट साइमन का है। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। हम आपको अवगत कराते हैं कि कथन से संबंधित कथन किसका है, किसने कहा है, ये आपको परफेक्ट सही याद होना चाहिए, ये एकदम सही याद होना चाहिए। ये परीक्षा हाल में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको इसका कथन वाले प्रश्न जो भी हो क्लियर उत्तर पता होना चाहिए, और आपको ये तभी पता होगा जब आप सेशन को बार बार देखेंगे। जितना भी सेशन आपके पास भेज रहा हूँ, आप सब सेशन को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप सेशन को देखते रहिए। हम दावा करते हैं कि आपको इस बार सफलता मिलेगी। तो ये धारणा भ्रम तथा अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता। ये कथन हर्बर्ट साइमन महोदय का है। प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंधन के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। यह कथन किसका है? सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। ये कथन किसका है? साइमन महोदय का है, या मार्शल डिमॉक का है, या बिलोबी का है, या एल डी व्हाइट का है? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें। सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। ये कथन मार्शल डिमॉक का है। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है विभाग है, या प्रधानमंत्री कार्यालय है, या कैबिनेट सचिवालय है, या ब्यूरो ऑफ दी बजट है? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर देने का प्रयास करें। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, ब्यूरो ऑफ दी बजट। तो इसमें सूत्र अभिकरण का उदाहरण है विभाग। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है तो निगम है, या विभाग है, या स्वतंत्र नियामकीय आयोग है, या उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर देने का प्रयास करें। सूत्र अभिकरण का उदाहरण है तो ये निगम भी है, विभाग भी है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग भी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 35 सूत्र अभिकरण का उदाहरण नहीं है। सूत्र अभिकरण का उदाहरण नहीं है। ये विभाग नहीं है, या निगम नहीं है, या योजना आयोग नहीं है, या स्वतंत्र नियामकीय आयोग नहीं। तो अभी इससे पहले प्रश्न में आपको मैंने बताया कि सूत्र अभिकरण के उदाहरण कौन कौन से थे। विभाग थे, निगम थे, स्वतंत्र नियामकीय आयोग थे। और यहाँ पूछा जा रहा उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण क्या नहीं है? योजना आयोग नहीं है। इससे पहले प्रश्न में विभाग, निगम और स्वतंत्र नियामकीय आयोग को बताया कि सूत्र अभिकरण के उदाहरण है।
तो बचा क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग सूत्र अवकरण का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सा आपका सही उदाहरण होगा, सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। सूत्र अवकरण का उदाहरण नहीं है योजना आयोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टाफ से तात्पर्य है अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। यह किसका वक्तव्य है? प्रश्न नंबर 36। स्टाफ से तात्पर्य है अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। यह वक्तव्य किसका है? बिलोबी का है, या मूने का है, या मार्शल एडिमॉक का है, या एल डी व्हाइट का है? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए हम बताते हैं। स्टाफ से तात्पर्य है अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। यह कथन, यह वक्तव्य मूने महोदय का है भाई, मूने महोदय। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। मूने महोदय ने ऐसा वक्तव्य दिया है। स्टाफ से तात्पर्य है अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। मूने महोदय का वक्तव्य है। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। स्टाफ का कार्य नहीं है, स्टाफ का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं भाई? योजना बनाने में सहायता, परामर्श, तथ्यान्वेषण या कार्यों को करना। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर दे भाई। स्टाफ का कार्य नहीं है। तो स्टाफ का कार्य है भाई क्या? योजना बनाने में सहायता करना, परामर्श देना, तथ्यान्वेषण करना। यहाँ पूछा जा रहा कार्य नहीं है, तो कार्यों को स्टाफ नहीं करता। स्टाफ का कार्य नहीं है, कार्यों को करना। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन द। स्टाफ का कार्य नहीं है, कार्यों को करना। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। स्टाफ का कार्य नहीं है, स्टाफ का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं? सूचना इकट्ठी करना, परामर्श देना, आदेश देना, पर्यवेक्षण करना। तो स्टाफ का क्या कार्य नहीं है? तो भाई सूचना इकट्ठा करना इसका कार्य है, परामर्श देना इसका कार्य है, पर्यवेक्षण करना इसका कार्य है। स्टाफ का कार्य आदेश देना नहीं, निर्देश देना भाई, निर्देश देना है। आदेश देना नहीं, निर्देश देना है स्टाफ का कार्य। तो यहाँ पे कार्य नहीं पूछा जा रहा, तो आदेश नहीं है, निर्देश है। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39। स्टाफ अवकरण का प्रकार नहीं है, स्टाफ अवकरण का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 39 देख लें। ये सामान्य स्टाफ, या सहायक स्टाफ, या तकनीकी स्टाफ, या लोक निगम। स्टाफ अवकरण का प्रकार नहीं है। सामान्य स्टाफ, सहायक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ या लोक निगम। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो स्टाफ अवकरण का प्रकार नहीं है, लोक निगम। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 40। सामान्य स्टाफ का उदाहरण है। सामान्य स्टाफ का उदाहरण क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय,
या कैबिनेट सचिवालय या संगठन तथा पद्धति संभाग या उपर्युक्त सभी हैं। तो सामान्य स्टाफ का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है ये आपको बताना है। क्या है ये बताना है आपको। ध्यानपूर्वक प्रश्न को देख के बताएं कि सामान्य स्टाफ का उदाहरण कौन सा है। तो सामान्य स्टाफ के उदाहरण में प्रधानमंत्री कार्यालय है, कैबिनेट सचिवालय है, संगठन एवं पद्धति संभाग भी है। तो ये तीनों हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 41, स्टाफ सहायक स्टाफ का उदाहरण क्या है? सहायक स्टाफ का उदाहरण। प्रश्न नंबर 41, सहायक स्टाफ ये टाइपिस्ट हैं या लिपिक हैं या ड्राइवर हैं या सभी हैं? तो सहायक स्टाफ के अंतर्गत कौन आता है? तो सहायक स्टाफ में टाइपिस्ट भी आ जाते हैं, लिपिक भी आ जाते हैं, ड्राइवर भी आ जाते हैं। तो जब तीनों आ जाते हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तकनीकी स्टाफ का उदाहरण है। तकनीकी स्टाफ का उदाहरण ये डॉक्टर हैं या इंजीनियर या वकील या उपर्युक्त सभी। तकनीकी स्टाफ का उदाहरण कौन है भाई? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या वकील हैं। तो हम आपको बताते हैं तकनीकी स्टाफ में डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, वकील भी आते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तकनीकी स्टाफ का उदाहरण है उपर्युक्त सभी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी और वकील भी। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। किन सेवाओं को बिलोबी ने संस्थामूलक अथवा गृह संबंधी क्रियाओं के नाम से पुकारा है? प्रश्न नंबर 43, किन सेवाओं को बिलोबी ने संस्थामूलक अथवा गृह संबंधी क्रियाओं के नाम से पुकारा है? ये सामान्य स्टाफ को पुकारा है या सहायक स्टाफ को या तकनीकी स्टाफ को या सभी को? प्रश्न नंबर 43 का उत्तर देने का प्रयास करें। किन सेवाओं को बिलोबी ने संस्थामूलक अथवा गृह संबंधी क्रियाओं के नाम से पुकारा है? तो प्रश्न नंबर 43 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सामान्य स्टाफ को या सहायक स्टाफ को या तकनीकी स्टाफ को या उपयुक्त सभी को? तो बिलोबी महोदय ने संस्थामूलक एवं गृह संबंधी क्रियाओं के नाम से पुकारा है सहायक स्टाफ को। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 44, सहायक स्टाफ का उदाहरण है। सहायक स्टाफ का उदाहरण लोक सेवा आयोग है या योजना आयोग है या कैबिनेट सचिवालय है या प्रधानमंत्री कार्यालय है? सहायक स्टाफ का उदाहरण क्या है भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 44, सहायक स्टाफ का उदाहरण लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, कैबिनेट सचिवालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? चलिए हम बताते हैं। सहायक स्टाफ का उदाहरण है लोक सेवा आयोग। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 45,
स्टाफ और सूत्र के संबंधों के बारे में नूतन प्रवृत्ति क्या है? स्टाफ और सूत्र के संबंधों के बारे में नूतन प्रवृत्ति क्या है? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या स्टाफ को सूत्र के समकक्ष माना जाने लगा है, या दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, या दोनों की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्टाफ और सूत्र के संबंधों के बारे में नूतन प्रवृत्ति क्या है? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, स्टाफ को सूत्र के समकक्ष माना जाने लगा है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो भाई नूतन प्रवृत्ति स्टाफ और सूत्र के संबंध में नूतन प्रवृत्ति है कि स्टाफ को सूत्र के समकक्ष माना जाने लगा है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक स्टाफ इकाई है, सूत्र इकाई है, सहायक स्टाफ इकाई है, या तकनीकी स्टाफ इकाई है? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर दें भाई। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक स्टाफ इकाई, सूत्र इकाई, सहायक स्टाफ इकाई, या तकनीकी स्टाफ इकाई है? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक स्टाफ इकाई है। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक स्टाफ इकाई है। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। भारत में राजनीतिक मामलों की समिति एक सूत्र इकाई है, तकनीकी स्टाफ इकाई है, सहायक स्टाफ इकाई है? प्रश्न नंबर 47 का उत्तर दे भाई। भारत में राजनीतिक मामलों की समिति एक सूत्र इकाई, तकनीकी स्टाफ इकाई, सहायक स्टाफ इकाई है। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में तकनीकी मामलों की समिति एक स्टाफ इकाई है भाई। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। ब्रिटिश कोष विभाग एक सूत्र इकाई है, स्टाफ इकाई है, सहायक स्टाफ इकाई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 48 का उत्तर देने का प्रयास करें। ब्रिटिश कोष विभाग एक स्टाफ इकाई है भाई। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश कोष विभाग एक स्टाफ इकाई है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 49, अमेरिका में पाई जाने वाली स्टाफ इकाई कौन सी है? अमेरिका में पाई जाने वाली स्टाफ इकाई। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये बजट ब्यूरो है, या कोष विभाग है, या राजनीतिक मामलों की समिति है, या कैबिनेट सचिवालय है? अमेरिका में पाई जाने वाली स्टाफ इकाई कौन सी है भाई? प्रश्न नंबर 49 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अमेरिका में पाई जाने वाली स्टाफ इकाई है बजट ब्यूरो। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, स्टाफ इकाई का उदाहरण है। स्टाफ इकाई का उदाहरण है, ये विभाग है, या निगम है, या संघ लोक सेवा आयोग है, या विदेश मंत्रालय है? स्टाफ इकाई का उदाहरण क्या है, यह आपको बताना है प्रश्न नंबर 50 में।
तो स्टाफ इकाई का उदाहरण है संघ लोक सेवा आयोग। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। स्टाफ इकाई का उदाहरण है संघ लोक सेवा आयोग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 51, विभाग के बारे में सही है। विभाग के बारे में क्या सही भाई? विधि निर्माण करने वाली इकाई है, स्टाफ इकाई है, प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई है, या परामर्शदात्री निकाय है। विभाग के बारे में क्या सही है? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर देने का प्रयास करें। विभाग के बारे में सही कथन क्या है? विभाग के बारे में सही क्या है? विधि निर्माण की करने वाली इकाई है, नहीं भाई। स्टाफ इकाई है, नहीं। परामर्शदात्री इकाई है, नहीं। ये प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई है भाई। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 52, भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? प्रश्न नंबर 52 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये राज्यसभा के पास है, या लोकसभा के पास है, या संसद के पास है, या कार्यपालिका के पास है। भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? प्रश्न नंबर 52 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास है भाई। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 4P 4P किस विद्वान ने विभागीय संगठन के लिए आधार बतलाए हैं? 4P किस विद्वान ने विभागीय संगठन के आधार बतलाए हैं? हर्बर्ट साइमन ने 4P का उदाहरण दिया है, या लूथर गुलिक ने 4P का उदाहरण दिया, या वुडरो विल्सन ने 4P को बतलाया है, या मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 53, 4P या 4P किस विद्वान ने विभागीय संगठन के आधार बतलाए हैं? तो प्रश्न नंबर 53 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये 4P बतलाने वाले हैं लूथर गुलिक। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 54, रक्षा विभाग के निर्माण का आधार, रक्षा विभाग के निर्माण का आधार क्या है? ये उद्देश्य है, प्रक्रिया है, व्यक्ति है, या क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 54 का उत्तर देने का प्रयास करें। रक्षा विभाग के निर्माण का आधार क्या है? उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति या क्षेत्र? प्रश्न नंबर 54 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो रक्षा विभाग के निर्माण का आधार है उद्देश्य भाई। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 55, न्याय विभाग के निर्माण का आधार क्या है? न्याय विभाग के निर्माण का आधार क्या है? उद्देश्य है, या प्रक्रिया है, या व्यक्ति है, या क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 55 का उत्तर देने का प्रयास करें।
न्याय विभाग के निर्माण का आधार क्या है? उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति या क्षेत्र? तो चलिए हम बताते हैं। न्याय विभाग के निर्माण का आधार है प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। 55 का ऑप्शन बा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाएं। इस्पात विभाग के निर्माण का आधार क्या है? इस्पात विभाग के निर्माण का आधार क्या है? प्रश्न नंबर 56 उद्देश्य है, प्रक्रिया है, व्यक्ति है या क्षेत्र है? इस्पात विभाग के निर्माण का आधार क्या है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। इस्पात विभाग के निर्माण का आधार उद्देश्य है, प्रक्रिया है, व्यक्ति है या क्षेत्र है? तो इस्पात विभाग के निर्माण का आधार है प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 57 ब्यूरो प्रणाली के गुण क्या हैं? ब्यूरो प्रणाली के गुण क्या हैं? तो शीघ्र निर्णय है या अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए उपयुक्त है या दलीय राजनीति का प्रभाव कम है या विरोधी हितों में समन्वय है? प्रश्न नंबर 57 का उत्तर देने का प्रयास करें। ब्यूरो प्रणाली का गुण क्या है? शीघ्र निर्णय है या अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए उपयुक्त है या दलीय राजनीति का प्रभाव कम करता है या विरोधी हितों में समन्वय करता है? ब्यूरो प्रणाली का गुण क्या है? तो इसका गुण है शीघ्र निर्णय। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। ब्यूरो प्रणाली के गुण है शीघ्र निर्णय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 58 ब्यूरो प्रणाली के गुण हैं। ब्यूरो प्रणाली के गुण हैं आदेश की एकता का भाव है या गुटबंदी को प्रोत्साहन देना है या अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना है या नीतियों व उद्देश्यों को सुनिश्चितता देना है? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर देने का प्रयास करें। ब्यूरो प्रणाली के गुण क्या हैं? आदेश की एकता का भाव या गुटबंदी को प्रोत्साहन या अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना या नीतियों व उद्देश्यों को की सुनिश्चितता? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ब्यूरो प्रणाली के गुण क्या हैं? तो चलिए हम बताते हैं। ब्यूरो प्रणाली के गुण हैं नीतियों व उद्देश्यों की सुनिश्चितता। सुनिश्चितता ब्यूरो प्रणाली के गुण हैं। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाएं। बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली का आलोचक कौन है? बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली का आलोचक कौन है? ये बिलोबी हैं या अलेक्जेंडर हैमिल्टन हैं या एल डी व्हाइट हैं या हर्बर्ट साइमन हैं? एल डी व्हाइट। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली का आलोचक कौन है? तो इस बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली का आलोचक हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन भाई। अलेक्जेंडर हैमिल्टन। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है। भारत में
विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? सचिव होता है, मंत्री होता है, निदेशक होता है या संयुक्त सचिव होता है? भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष सचिव, मंत्री, निदेशक एवं संयुक्त सचिव कौन होता है भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है मंत्री भाई। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में कृषि मंत्रालय में कितने विभाग हैं? भारत में कृषि मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं या 3 विभाग हैं या 5 विभाग हैं या 6 विभाग हैं? प्रश्न नंबर 61 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में कृषि मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं या 6 हैं? चलिए हम बताते हैं इसका उत्तर। भारत के कृषि मंत्रालय में 3 विभाग हैं भाई, 3 विभाग। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रामीण विकास विभाग पूर्व में किस मंत्रालय के साथ संबद्ध था? ग्रामीण विकास विभाग पूर्व में किस मंत्रालय के साथ संबद्ध था? कृषि मंत्रालय के साथ संबंध था या गृह मंत्रालय के साथ संबंध था या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ संबंध था या उद्योग मंत्रालय के साथ संबंध था? प्रश्न नंबर 62 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ग्रामीण विकास विभाग पूर्व में किस मंत्रालय के साथ संबद्ध था? तो उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ग्रामीण विकास विभाग पूर्व में कृषि मंत्रालय के साथ संबद्ध था। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 63 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। इस पार्ट से 2 सेशन आपके पास जाएगा, जिसका पहला सेशन ये आपके पास पहुंच रहा है, दूसरा सेशन इसके बाद। तो पहले सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं, 4 विभाग हैं, 3 विभाग हैं या 5 विभाग हैं? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 3 विभाग हैं भाई, 3 विभाग। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। इस सेशन के इस प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।